अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। पाकिस्तान में 15 नवंबर 2024 जुम्मे के दिन को ख़त्म हुए कई घंटे बीत चुके हैं। आप में से बहुत से लोगों को अब तक ये समझ आ जानी चाहिए कि मैं पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टाइम के अंदर वीडियोस क्यों नहीं करता। बिकॉज गुज़श्ता 18 महीने से स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2023 मेरी वीडियोस को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टाइम के अंदर बहुत ही सख्ती से रोका जाता है। उसका URL जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। पहले उनके पास ये मुकम्मल फैसिलिटी नहीं थी, अब उनकी ये फैसिलिटी जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला जो हालात जा रहे हैं कि 30 नवंबर के बाद मेरा ये वीडियो जो है वो आपको शायद पाकिस्तान में सिरे से मिलेगा ही नहीं, बिकॉज नई पॉलिसीज़ जिसका कि मैं अभी जिक्र करने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं जिक्र कर दूँ कि मैं वाशिंगटन से 30-35 मिनट दूर जाता हूँ ड्राइव करके, मुख्तलिफ नेबरहुड्स में वॉक करता हूँ, बिकॉज़ वॉक करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि हर दिन कम से कम आपको 30 मिनट इंतहाई ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, जो ना सिर्फ आपके मसल्स के लिए और बल्कि आपके हार्ट के लिए बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी आप बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो कम से कम मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डॉक्टरी पे ज़्यादा बात करनी चाहिए, बिकॉज़ वैसे ही मेरा जो पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमस एंटी स्टेट कंटेंट है वो पाकिस्तान में काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको ये भी वार्निंग दूंगा कि इस वीलॉग के अंदर इसके बाद आप जो कुछ भी सुनने वाले हैं वो बहुत ही खौफनाक पोर्नोग्राफिक भी है, उरियानी और फहाशी है, उसके अंदर ब्लास्फेमी है, उसके अंदर एंटी स्टेट कंटेंट है। और एज एन एडल्ट मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि इसके आगे अगर आप उसको देखते हैं तो खालिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी के ऊपर देखते हैं। फिर ये ना कहिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया, बिकॉज़ यही वो कंटेंट है जिसको पाकिस्तान में ब्लॉक करने के लिए पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान, पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उलमा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, PTA और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स जो हैं वो तमाम के तमाम इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मैंने इसी की बात नहीं करनी, मैंने आपको बताना है कि कैसे इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ ज़रियों के वेज़ एंड मीन्स के ज़रिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे दबाव डाला जा रहा है कि वो कम से कम अपनी 24 नवंबर की कॉल को 1 महीने के लिए कम से कम जो है वो मुलतवी कर दें और इन रिटर्न कुछ फैसिलिटीज़ या कंसेशंस की जाएंगी, हालात को बेहतर जो है वो बनाया जा सकता है। उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। नजम सेठी साहब किस किस्म के दावे कर रहे हैं कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जहाज़ में बिठा के मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी हुकूमत के हवाले किया जा सकता है, किया जाने का एक प्लान या थिंकिंग है, बिकॉज प्रेशर महसूस किया जा रहा है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है? इसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में मुस्तकबिल के हवाले से क्या सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो सेट हो रही है। और क्यों मैं ये समझता हूँ कि आप सब जो ख़ास करके जो पाकिस्तानी डायस्पोरास हैं जिनके पास ज़्यादा एक्सेस है और बग़ैर VPN के आप हिंदुस्तानी अखबारात जो है वो पढ़ सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदुस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक और वहाँ की पॉलिटिक्स पे आप नज़र रखें। बिकॉज जो फ्यूचर है ऑफ द पॉलिटिकल चेंज इन साउथ एशिया वो जंग नहीं है तोप और खाने की, वो बेसिकली तौर पे एक इकनॉमिक, सोशल एंड जियो स्ट्रेटिजिक यूनिफिकेशन और इंटेग्रेशन है, जिसका माहौल और जिसकी डायरेक्शन जो है वो आर्टिकल 370 को ख़त्म करके नरेंद्र मोदी की सरकार और हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये डायरेक्शन सेट कर दी है। और कैसे इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट के ऊपर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड और हिंदुस्तान के बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल BCCI के दरमियान जो नेगोशिएशंस हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, वो आपको इस मुस्तकबिल की एक डायरेक्शन देती हैं। तो इन तमाम चीज़ों और इससे ज़ाहिर नथी बहुत सी और चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यही मेरा पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमस एंटी स्टेट कंटेंट है जिसका रास्ता रोकने की कोशिश जो है वो की जाती है। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ख़ास करके अगर आप एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हैं, यूरोप में कहीं पर भी हैं, तो इसको आप ज्वाइन करें ताकि हम पाकिस्तान के हवाले से एक मंतकी रैशनल डिस्कोर्स की कम्युनिटी पैदा कर सकें। सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान को इस स्टेज के ऊपर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को एक रैशनल डिस्कोर्स की ज़रूरत है, एक लेंस की ज़रूरत है, ताकि जिस किस्म की हड़बूंग और यबड़ियाँ मारी जा रही हैं काउंसिल ऑफ इस्लामिक इंटरेस्ट से और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स से और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, ये जो खारजी और अलखबारे जो ये सब बकवास है, इसके पीछे क्या हकीकतें जो हैं वो हमें आपको हमने उसको डिस्कस करना है, डिबेट करना है, हमने उसको समझना है। हम इस वक्त मुस्लिम दुनिया के आगे उसके फ्रंट के वैनगार्ड में हैं। खाली पाकिस्तान की हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है
पूरी मुस्लिम दुनिया के जहन को जगाने में हमने, जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया है, हमने एक रोल प्ले करना है। तो आप मेरे साथ रहें इस डिस्कोर्स के अंदर। अब मैं चलता हूँ जनरल साहब की और इमरान खान की सियासत की तरफ। अब पाकिस्तान की सियासत की तरफ आगे चलने से पहले, कि इससे पहले मैं जनरल आसिम मुनीर साहब, इमरान खान, नजम सेठी साहब, पाकिस्तान की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ चलूँ, चूँकि एक टर्म और एक इस्तिलाह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है गुज़िश्ता 72 घंटों में, और वो है पोर्नोग्राफी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटेलिजेंट एडल्ट मैन हैं 21वीं सदी का या इवन 20th सेंचुरी के दूसरे हाफ का, वो पोर्नोग्राफी में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता जितना कहते हैं। कि जो जुमला मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि नेकेड माइंड्स आर फॉर मोर अट्रैक्टिव देन नेकेड बॉडीज़। नेकेड माइंड्स आर फॉर मोर अट्रैक्टिव देन नेकेड बॉडीज़। और जो इंटेलिजेंट आदमी है, जो इवॉल्व्ड आदमी है, जिसका जहन का इर्तका है, जो एक कॉन्शियस आदमी है, जो पढ़ा लिखा आदमी है 21वीं सदी का, जो हर शख्स की एस्पिरेशन होनी चाहिए, वो नंगे जिस्मों के मुकाबले में नंगे जहनों के अंदर, जहाँ एक औरत अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, वो इंटेलिजेंट होती है, उसके पास एक कहानी होती है, वो एक कम्युनिकेट कर सकती है, वही औरतें, खा वो कितनी ही देखने में प्लेन क्यों न लगती हो, वही औरतें जो हैं वो एक अच्छे आदमी को या एक कॉन्शियस आदमी को अट्रैक्ट करती हैं। और औरतें जो हैं वो तो आप हमेशा से वो उन आदमियों को पसंद करती हैं जो आदमी उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं, जिनकी प्रेजेंस में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। दिस इज़ इन बिल्ट ऑन वुमेन्स बायोलॉजी एंड जेनेटिक एंड DNA कि वुमेन वांट्स प्रोटेक्शन फॉर हर सेल्फ एंड हर चिल्ड्रन। और वो प्रोटेक्शन उसको मॉडर्न आदमी उस वक्त देता है जब उसके अंदर एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, उसमें एक डेप्थ होती है, उसमें एक डेप्थ ऑफ कैरेक्टर और ग्रेविटास होता है, और वो एक तहफ़्फ़ुज़ का, एक आइडेंटिटी का, एक फेम का तासुर देता है। इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन जो हैं वो औरतों को अट्रैक्ट करते हैं। अब चूँकि मेरा पॉलिटिकल कंटेंट जो है वो बैड होता चला जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं इसी चीज़ के ऊपर जो है वो एक नोटेड स्पीकर बन जाऊँ। वैसे भी लोग मुझे कहीं बहुत सी जगहों पे बोलने के लिए बुलाते हैं। पर अब मैं चलता हूँ जनरल साहब की तरफ कि जनरल साहब जो है वो किस किस्म की यबड़ियाँ मार रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं, और फिर मैं इमरान खान की तरफ भी आता हूँ कि क्या वहाँ पे हैं प्रेशर्स। अच्छा, चीफ ने, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं, उन्होंने जुम्मे के दिन में मरगला डायलॉग जो है वहाँ पर उन्होंने एक तकरीर फरमाई। वो तकरीर से ज़्यादा बेसिकली तौर पर एक उन्होंने वाज़ फरमाया। वाज़ से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ पे एक फतवा जो है वो जारी किया डायलॉग के नाम के ऊपर। ये जगह क्या थी? ये मरगला डायलॉग 2024 था। ये कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, किसने ऑर्गेनाइज़ किया? ये ऑर्गेनाइज़ किया इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको उर्फ़ आम में जिसका मुखफ़्फ़ इप्री है, जिसके बारे में आम कम अज़ कम तासुर यही है कि इसकी सारी की सारी फंडिंग जो है वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से आती है। ज़हन में रखिए कि ये ये जो इप्री है, ये जो इंस्टीट्यूट है, थिंक टैंक है, इसका अपना साल का बजट भी $1.5 मिलियन शायद नहीं होगा, लेकिन इन्होंने हाल ही में स्टीवन पेन साहब जो हैं, जो एक लॉबिस्ट हैं रिपब्लिकन, बहुत ही महंगे, उनके साथ $1.5 मिलियन का इन्होंने एक लॉबिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जनरल आसिम मुनीर साहब की PR करने के लिए और रिपब्लिकन पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात बनाने के लिए। ये जो नाचीज़ है, दो पल का शायर, जिसका कंटेंट पाकिस्तान में बेवकूफ़ी से ब्लॉक कर रहे हैं, ये इसको $1.5 मिलियन से ज़्यादा बेहतर मुफ्त में ही आपको जो मशवरे दे रहा है मुस्तकबिल के हवाले से, वो तो आपको समझ नहीं आ रहे। लेकिन असल में आप इतना ज़्यादा घबराते हैं इस दो पल के शायर से कि स्टीवन पेन को मेरी ही रिक्वेस्ट करनी पड़ी पूरा 1 महीना। 3-4 महीने पहले स्टीवन पेन ने बहुत से दोस्तों के ज़रिए मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि वो लॉबिस्ट कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा है आपके साथ, लेकिन वो जो मैंने 3 महीने पहले जो किया था इंग्लिश का उसका इंटरव्यू, जिसके नतीजे में आप जो है, जिसको 50,000 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने देखा, उसके बाद जाके उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैं किसी भी गोरे अमरीकी और जो है ना कंसल्टेंट आपका जो लॉबिस्ट है, उसके बगैर मुफ्त में एक धेले, एक पैसे के लिए बगैर मैं आपको बहुत बेहतर मशवरे दे रहा हूँ, जिनको कि आप ब्लॉक कर रहे हैं। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू आपको पसंद नहीं है जनरल साहब, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे अंदर, मेरे खून में आपके साथ सिंसेरिटी है। कोई गोरा जो है वो आपके साथ उतना सिंसेर नहीं हो सकता, उसको अपने पैसे चाहिए। मुझे आपका दर्द है, बिकॉज मुझे आगे आपकी जो एक शिकस्त फाश नज़र आ रही है, जिसका ताल्लुक तोप और जहाज़ से, F-16 से नहीं है, उसका ताल्लुक मॉडल्स ऑफ इकनॉमिक इंटीग्रेशन से है, वो मुझे आगे से नज़र आ रही है। मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी जो थिक स्कल्स हैं, जिस पे आपने लोहे के खौल लगा के रखे हैं, उसमें से वो बातें जो हैं वो गुजर नहीं पा रही और आपको लग रहा है कि मैं दहशतगर्द हूँ।
बहरहाल चीफ साहब ने इस मरगला डायलॉग के अंदर अपना जो वाज उन्होंने दिया वहाँ पे फतवा, वो फतवे में चीफ साहब ने ये कहा कि टेक्नोलॉजी ने थोड़े बहुत फ़ायदे तो दुनिया को ज़रूर पहुँचाए हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के नतीजे में पाकिस्तान की सोसाइटी को और पाकिस्तान का जो नेशनल डिस्कोर्स है, पाकिस्तान के माशरे को भी और पाकिस्तान की रियासत को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुँच रहा है। और स्टेट जो है वो एक हक़ रखती है स्टेट को इसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा ये देखिए, ये जो डायलॉग था ना, इसका टॉपिक भी बड़ा ज़बरदस्त था। जो मरगला डायलॉग था, इसका टॉपिक रखा गया इमर्जिंग ग्लोबल रियलिटीज़ एंड रिस्पॉन्स। तो उसमें उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की जो इमर्जेंस है वो ग्लोबल रियलिटी है और इसका रिस्पॉन्स जो है वो स्टेट ने देना है थ्रू लॉज एंड रेगुलेशंस, और हम बड़े रेसिलियंट हैं और हम इसका मुकाबला करेंगे और हम दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अब ज़रा गौर करें, दुश्मन कौन है चीफ साहब के दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, चीफ साहब के दुश्मन सेहूनी नहीं है, चीफ साहब के दुश्मन कोई मगरब में बैठी हुई लॉबीज़ या ताकतें नहीं है। चीफ साहब के दुश्मन जो हैं वो मेरी तरह के दो पल के शायर हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा है, बरतानवी अमेरिकन कैनेडियन डायस्पोरा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूरोप के अंदर फैले हुए पाकिस्तानी हैं। यानी एसेंशली खालिस्तान वो लोग जो पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है कमर बस्ता है, वही इस वक्त चीफ साहब के दुश्मन हैं, जिनका रास्ता रोकने के लिए चीफ साहब जो हैं ये सारा कुछ कर रहे हैं लॉज एंड रेगुलेशन की मदद से। अब गुज़िश्ता 24 घंटों में चीफ साहब ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी अपने फतवे की तायद और मदद के लिए उन्होंने मोबिलाइज कर दिया, विच ब्रिंग्स अस टू द रियलिटी ऑफ द मिलिट्री मुल्ला अलायंस। और मेरा ख्याल है कि सबसे पहले, अगर मेरी यादाश्त गलत नहीं है, तो पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल जनाब प्रोफेसर परवेज़ हुदबाई ने 1998 या 1999 के अंदर उन्होंने एक कॉलम लिखा, एक आर्टिकल लिखा था, एक ऐसे लिखा था उन्होंने, मेरा ख्याल है हेरल्ड मैगज़ीन में कराची में, जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने मिलिट्री मुल्ला अलायंस की टर्म इस्तेमाल की थी, जिसे बाद में बहुत से और ऑथर्स ने, जिसमें एम्बेसडर हुसैन हकानी भी हैं, उन्होंने भी उसका बेतहाशा इस्तेमाल किया, उसको उन्होंने पॉपुलर बना दिया इस टर्म को। लेकिन इसका आगाज़ वहाँ से हुआ था। अब इससे पहले कई महीनों, कई हफ्तों से पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, जो पाकिस्तान का पीटीए है, उसको पहले ही इस फतवे की सपोर्ट में मोबिलाइज़ किया जा चुका है। लेकिन अब इसमें जो लेटेस्ट एंट्रेंट है जिसने इसमें छलांग लगाई है, वो कोई मौलाना नईमी साहब हैं, पता नहीं क्या नाम है उनका, रगीब हुसैन नईमी, समथिंग लाइक दैट। इफ आई एम से रॉन्ग तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन उन्होंने भी इसमें छलांग लगा दी है। और जो आर्गूमेंट दिया गया है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की तरफ से, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से, वो ये कि कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐप, कोई भी ऐसा चीज़ अगर इस्तेमाल की जाए, एक इमोरल इलीगल कंटेंट जिसे एक रियासत ने गैर कानूनी करार दे दिया है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो हराम हो जाती है। और इस लिहाज से बुनियादी तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं, VPNs जो हैं, वो हराम है। अब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के इस फतवे के नतीजे में DG ISPR की तमाम ट्वीट्स भी हराम हो चुकी हैं, पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस की तमाम ट्वीट्स हराम हो चुकी हैं, पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ, फॉर्म 47 की चीफ मिनिस्टर जो है मरीम नवाज़ साहब और उनकी सारी टीम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हराम हो चुकी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कल मैं वैसे ही यूट्यूब पे देख रहा था, तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के एक मौलाना साहब ने कुछ साल 2 साल पहले एक वहाँ पे फतवा जो है वो दिया हुआ है कि जिन किस तरह से लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं, और वो 3 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने वो वीडियो देखी हुई है। और पाकिस्तान के से जो यूट्यूब की वीडियोस ओरिजिनेट करती हैं, उसमें इस किस्म की वीडियोस की बड़ी बहुतात है, जिसको बंद करने या ब्लॉक करने का, नॉट फॉर द रीज़न्स कि उसमें फहाशी या उरियानी है, फॉर द रीज़न ऑफ दिस कि उसमें कितनी ज़्यादा मिसलीडिंग, अनसाइंटिफिक डिसइंफॉर्मेशन पाई जाती है। कभी पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, इंटीरियर ने, पीटीए ने सोचा नहीं है कि किस किस्म की बकवास जो है वो इन वीडियोस में की जा रही है। तमाम उलमाए दीन, मौलवी जो हैं वो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, और ऐसी ऐसी मैंने देखी हैं ख़वातीन हैं जिन्होंने सफ़ेद रंग के निकाब भी लिए हुए हैं, और वो बता रही हैं कि अज़दवाजी ताल्लुकात और शादी और सेक्स करने के जो हैं वो क्या क्या तरीके हैं, और सब बकवास है। $9.9 की, $9.9 की अगर आप एक कोई किताब अच्छी सी किंडल से डाउनलोड कर लें तो वो आपको बेहतर जो है वो बता देगा उसके बारे में। मैंने 10 मिनट, ये जो मौलवी साहब हैं, कोई उनका भी हर मौलवी ने अपने नाम के साथ अलामा भी लगाया है। मुझे भी चाहिए मैं अपने नाम के साथ अलामा लगा दूं, अलामा डॉक्टर मोईद पीरज़ादा, अलामा जनाब साबिर शाकिर, तो वो सब ने लगाई। अच्छा, अब वो फरमाते ये हैं कि औरतों में जो लुकोरिया जो है, ये इसलिए होता है कि जिन जो हैं वो लड़कियों के साथ हम बिस्तरी करते हैं। ये पुराने ज़माने से कहानी चली आ रही है, चूँकि लुकोरिया विच इज़ अ वाइटिश डिस्चार्ज, वो इसलिए होता था
प्रेगनेंसी में जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो हार्मोन्स हैं उसका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता था, उससे ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप करती थी। ल्यूकोरिया, उसको ल्यूक मेरा ख्याल है ग्रीक में उसका मतलब वाइट, तो वाइट डिस्चार्ज की वजह से ल्यूकोरिया उसको कहते थे। अब हम गुज़श्ता कम से कम 200 बरस से ये बात जानते हैं कि ल्यूकोरिया इसलिए होता है या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, या अगर नॉन प्रेग्नेंट औरतों में होता है तो कैंडिडा एल्बिकस जो फंगस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में ये चीज़ होती। तो इस किस्म की जो बहुतान बकवास है उसको किसी ने ब्लॉक करने का नहीं सोचा, लेकिन जो बाकी सारा पॉलिटिकल कंटेंट है उसको ब्लॉक करने के लिए जनरल साहब जो हैं वो एक्टिव हुए हैं, बिकॉज उससे उनके इक़्तिदार को जो 10 साल के लिए या सारी उम्र तहद क़यामत पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहना चाहते हैं उसको उनको ख़तरा जो है वो लाहक है। और इसमें जो लेटेस्ट चीज़ है, अब इसकी बॉटम लाइन क्या है, जब ये कहते हैं कि 30 नवंबर तक तमाम VPNs जो हैं उन्हें पाकिस्तान में रजिस्टर होना चाहिए। दर हकीकत इस वक्त इनके दो इसमें पहलू हैं जो समझ आते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में चूँकि गरीब मुल्क है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो फ्री वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स और VPNs इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका प्लान ये है कि जब आप VPN की रजिस्ट्रेशन का कहेंगे तो लोगों, अच्छा, और ये सारे फ्री VPNs बंद कर देंगे तो लोगों को पेड VPNs लेने पड़ेंगे, और जो पेड VPNs 8, 10, 15 ये रजिस्टर कर लेंगे, उन पेड VPNs को ये हुक्म दे दिया जाएगा, जैसा कि PTI ने कहा है अपनी प्रेस रिलीज़ के अंदर एक दिन पहले पिछले 24 घंटों में, कि 1,100,000 URLs जो हैं वेबसाइट्स उन्होंने ब्लॉक की हुई हैं, जिसमें मेरी ग्लोबल विलेज स्पेस भी है, जिसके अंदर हिंदुस्तान की बहुत सी पब्लिकेशंस हैं, दुनिया भर की पब्लिकेशंस हैं। ये तो उन्होंने बताया ही नहीं कि वो क्या पब्लिकेशंस हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सारी की सारी जो हैं या तो ब्लास्फेमस हैं या पोर्नोग्राफिक हैं। तो ये होगा ये कि जो रजिस्टर्ड VPNs हैं उन्हें, इसे कहते हैं, ये लिस्ट दे दी जाएगी। उन्हें कहा जाएगा कि ये हुकूमत पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, ये PTI ने ये वाली साइट्स जो हैं ये ब्लॉक की हुई हैं, तो आप इसे जो है नहीं दिखा सकते, इसकी एक्सेस जो है VPNs में नहीं। सो इसका मतलब है कि VPN और नो VPN अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है, मुझे नहीं पता इसको ये ठीक तरह से इंप्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर आप लोगों इस पर बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लान इनका ये है कि VPN और नो VPN बुनियादी तौर पे ये सारा का सारा कंटेंट जिसको ये बंद करना चाहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ VPN, वो जो है वो बंद हो जाए। अच्छा, ट्विटर की हद तक अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें इनको अपने ट्विटर हैंडल तो खुले रखने हैं, फिर इसका और वो भी एक इनके लिए चैलेंज होगा, बिकॉज या तो ट्विटर बंद होगा, इंडिविजुअल ट्विटर हैंडल तो शायद बंद नहीं हो सकते होंगे, लेकिन यूट्यूब में तो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हर यूट्यूब की वीडियो, जैसी ये वीडियो है, इसका अपना एक इंडिविजुअल URL होता है जो इनको मिलता ही उस वक्त है जब ये वीडियो अपलोड होती है। और चूँकि इनके अपने जो बेतहाशा लोग यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए हैं, ज़ाहिर है उनके तो चैनल्स ब्लॉक नहीं करना चाहते, वो तमाम ज़राए अबलाग के लोग, ये मीडिया के लोग जो हैं, व्लॉगर्स जो जनरल साहिबान के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ लफ्ज़ एस्टैब्लिशमेंट इस्तेमाल करते, उनको तो बंद नहीं करना, उनके साथ एक अरेंजमेंट है, तो बंद तो करना है। इसका मतलब जब इनको URL मिलता है मेरा, उसके बाद उसको ब्लॉक करते हैं, इसलिए चंद मिनट पहले वीडियो चलती है, उसके बाद जो है वो उसका URL ये है वो ब्लॉक कर देते हैं। बहरहाल देखना ये होगा, मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकालेंगे। जहाँ तक मेरे मैसेज का ताल्लुक है, मेरा मैसेज तो डायस्पोरास के ज़रिए फैलता ही रहेगा, और भी मैं तरीके जो है वो मैं इसके इन्वेंट करूँगा। अब मैं चलता हूँ कि नजम सेठी साहब जो हैं वो इमरान खान के हवाले से, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या कह रहे हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों में नजम सेठी साहब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है, जिसको बहुत लोगों ने देखा है, 60, 70, 80 हज़ार लोग उसको मेरा ख्याल है देख चुके हैं। उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जब वली नसर जो पहले डीन रह चुके हैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो चूँकि इस्लामाबाद में है, नजम सेठी साहब खुद बरतानिया में थे, तो नजम सेठी साहब ने कहा कि वली नसर ने लोगों को ये बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक कमिटमेंट है और वो इमरान खान के हवाले से कोई ना कोई पोजीशन लेंगे, या वो स्टेटमेंट देंगे या वो ट्वीट करेंगे, ये पता नहीं है कि खाली ट्वीट ही करें या उसके बाद भी वो कोई अपना दबाव जो है वो बढ़ाएं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल साहिबान हैं वो ये प्लानिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। या तो ये है कि इमरान खान को एक कोर्ट मार्शल उनका कर दिया जाए जनरल फैज़ के साथ, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पोजीशन लें, ताकि हम ये कह सकें कि अब तो इमरान खान जो है वो उनका एक कोर्ट मार्शल हो गया, उनके खिलाफ एक नया मुकदमा आ चुका है, कुछ हो नहीं सकता। दूसरा ये है कि ये भी गौर किया जा रहा है कि इमरान खान को ज़बरदस्ती जहाज़ के अंदर बैठा के मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के उनके हवाले कर दिया जाए, और ताकि MBS, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को भी खुश कर दिया जाए, उन्हें कहें कि देखिए हमने उनको आज़ाद कर दिया है, और उनको नवाज शरीफ की तरह सरूर पैलेस के अंदर जाके कहीं सऊदी अरब में मुक़य्यद कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए। इस सारी की सारी थियरी के अंदर 2-3 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि दिसंबर 2000 के अंदर नवाज शरीफ साहब जब सऊदी अरब चले गए थे, तो वो एक रिटन डील और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत गए थे, जिसको 4 पार्टीज़ ने आपस में उस कॉन्ट्रैक्ट किया था। नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे उनकी मरहूमा वाइफ कलसूम नवाज साहिबा उसकी राजदार थी, उनके अपने वाले साहब बड़े मियाँ शरीफ साहब
दूसरी तरफ से अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन साहब, फिर उसमें लेबनीज़ लीडरशिप थी उस वक्त की, हरीरी फैमिली जो थी, और फिर उसमें सऊदी फरमाबरदार और उनकी 4 पार्टीज़ का ये एक मल्टीलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट था। और जब नवाज़ शरीफ साहब ने उस कॉन्ट्रैक्ट की वायोलेशन की, 10 बरस का कॉन्ट्रैक्ट था 2007 में, जब वो ज़बरदस्ती बरतानिया से वापस आ गए, तो प्रिंस मुकरन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए इस्लामाबाद में। उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर सहाफ़ियों को दिखाया, उन्होंने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट में या किसी प्रेस टॉक के अंदर उन्होंने प्रिंस मुकरन ने उस कॉन्ट्रैक्ट को इस तरह करके लहराया भी था। अब ज़ाहिर है कि इमरान खान को अगर आप भेजते हैं तो आप इमरान खान को एक प्रिजनर के तौर पर भेजेंगे। नवाज़ शरीफ साहब प्रिजनर नहीं थे, उन्हें आज़ादी दे दी गई थी, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो बाहर गए थे मुशर्रफ साहब के साथ एक डील करके, जिसका मुशर्रफ हमेशा कहते रहे लेकिन शरीफ ख़ानदान हमेशा उसे डिनाई करता रहा। क्या मोहम्मद बिन सलमान ये चाहेंगे कि इमरान खान की तरह के इंतहाई पॉपुलर लीडर को, पाकिस्तान के जो 250 मिलियन लोगों का लीडर है, उसे वो सऊदी अरब के अंदर उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी जगह पे कैद कर दें? क्या डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे? क्या अमेरिकन कांग्रेस ये चाहेगी? क्या न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लॉस एंजल्स टाइम जो है क्या इसे कहते हैं फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन अफेयर्स को, और गार्डियन को ये बर्दाश्त हो सकेगा? क्या पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा जो पहले उसने इतनी खप डाली हुई है कांग्रेस के ऊपर ब्रीदिंग इन, क्या वो ये चीज़ होने देगा? ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज जनरल साहिबान की जो रीजंस ऑफ लेजिटिमेसी हैं जिसकी कि उनको तलाश है, वो इससे उनकी नीड्स इससे बिल्कुल पूरी नहीं होती। और सऊदी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं जिन मुल्कों के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं वो सरे फहरिस्त हैं। चूँकि अरब जो हैं वो उस तरह से सऊदी अरब को कोई मुक़द्दस जगह नहीं समझते, जिस तरह से जो कन्वर्टेड यानी दुनिया के वो जो रीजन्स हैं जहाँ कन्वर्टेड मुसलमान पाए जाते हैं, जो अरब दुनिया से जिनका ताल्लुक़ नहीं है, जैसे पाकिस्तानी मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इंडोनेशियन है, बांग्लादेशी हैं, यहीं पर वो ज़्यादा प्रेस्टीज और तक़द्दुस का एलिमेंट पाया जाता है सऊदी अरब का। तो कभी भी MBS नहीं चाहेंगे कि वो इतना एक अनपॉपुलर किस्म का स्टेप उठाएं, जिससे पाकिस्तानी आबादी का 80% पॉपुलेशन जो है वो प्रिंस MBS जो हैं, क्राउन प्रिंस, उनके ख़िलाफ़ जो है वो बात करने लग जाए। ना ही मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी कोई चीज़ चाहेंगे। दूसरी चीज़ है, वो कहते हैं कि कोर्ट मार्शल उनका हो सकता है। मेरा ख्याल है ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज बहुत ही अनपॉपुलर होगा। एक तो जनरल फैज़ हमीद के साथ जिन लोगों को गिरफ्तार या डिटेन किया गया था, जैसे ब्रिगेडियर गफ़ार थे, जिनको मिलिट्री में निकनेम उनका है गफ़ार लंबा या ब्रिगेडियर गफ़ार लंबा जो हैं, उन सब 3-4 लोगों जिनको हिरासत में लिया गया था उनको छोड़ दिया गया है, वो फ्री फिर रहे हैं। और अगर ठीक है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ की जा सकती है, लेकिन इमरान खान का कोर्ट मार्शल जो है वो इंतहाई गैर मकबूल होगा मगरब के हलकों में, बिकॉज पाकिस्तान में ठीक है अभी भी जनरल साहिबान की एक सर्टन रोब शोप है, लेकिन मगरब की दुनिया के अंदर जो जर्नैली हुकूमत होती है उसको ज़राए अबलाग बहुत ही नफ़रत से देखते हैं। तो अगर वहाँ पे एक पॉपुलर लीडर का कोर्ट मार्शल मिलिट्री ट्रायल का होगा तो ज़ाहिर है कि इससे कोई सियासी मकासद जो हैं वो जनरल साहिबान के हल जो है वो नहीं हो सकेंगे। अच्छा देखिए, मैंने आई जस्ट रियलाइज़ कि यहाँ इस मार्केट की लाइट्स खुल गई हैं और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना लाइवली लग रहा है। कल मैं किसी और मार्केट से जाके कोशिश करूँगा व्लॉग करने की। देखिए, इमरान खान के हवाले से असल में क्या हो रहा है, जो नाज़िम सेठी साहब कह रहे हैं वो ठीक है। नाज़िम सेठी साहब बड़े रैशनल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और इन्फॉर्म भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो एक इमरान खान के बिकॉज इमरान खान ने भी उनके ऊपर बड़े गलत इल्ज़ाम लगाए, वो 35 पंक्चर वाली बात में कोई जान खास नहीं थी। तो बहरहाल नाज़िम सेठी साहब एक पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं और ज़ाहिर है वो एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, असल में मैं आपको बताऊँ ये हो रहा है कि जनरल साहिबान मुख्तलिफ हीलों बहानों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से वेज़ एंड मीन्स इख्तियार कर रहे हैं। कुछ उसमें बातचीत वो कर भी चुके हैं। वो इमरान खान के पास डिफरेंट किस्म के एलची भेज रहे हैं और भी एलची भेजेंगे और भी मुलाकातें हो रही हैं खामोशी से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से, जिसमें इमरान खान को भी उन्होंने एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ किया भी हुआ है। और जो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है जो पाकिस्तान में है, दुनिया भर में फैली हुई है, उसको भी वो एंगेज करके ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ये समझाया जाए। और आपने देखा है कि इस वक्त पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें आपके व्लॉगर हैं, आपके टेलीविज़न एंकर पर्सन हैं, आपके अखबारात के इदारिये लिखने वाले हैं, डॉन के इदारिये देख लें, उन सबको इसमें एम्प्लॉय किया जा रहा है। सबको उन्होंने अपनी इस भट्टी के अंदर झोंक दिया है कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को ये समझाया जाए कि आप ये जो है 24 नवंबर की जो कॉल है इसे वापस ले लें, ये कम से कम इसे आप 1 महीने के लिए डिले कर दें। तो फिर आप क्या करेंगे 1 महीने में? हम 1 महीने के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत सी रिलीफ देंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे।
अब प्रॉब्लम ये बिल्कुल सही है, अगर वाकई ही जनरल साहिबान जो है मैं समझता हूँ, मैं आई एम ऑलवेज आउट फॉर दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, दिस काइंड ऑफ एकोमोडेशन। हमेशा पॉलिटिक्स जो सेंसिबल होती है, जो मैच्योर पॉलिटिक्स होती है, उसमें डिफरेंट फरीकैन के दरमियान में नेगोशिएशन ही होती है, आपने डील मेकिंग करनी होती है। और अगर जनरल साहब इसमें सिंसियर हो तो मैं कम अज़ कम आई एम ऑल आउट फॉर दिस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टार्टिंग फ्रॉम मई 2022 हमने बारहा ये देखा, एक दर्जन दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा पाकिस्तान के जर्नैल साहिबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान ख़ान और तहरीक इंसाफ की डिफरेंट लीडरशिप जो है, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उसके सामने डिफरेंट किस्म के प्रपोजल्स रखे, डिफरेंट आइडियाज़ रखे। उन्होंने कहा जनाब बस सब चीज़ें ठीक होने वाली है, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, नए अफसर आ गए हैं, नए DGC आ गए हैं, फ़लाँ जा रहे हैं, फ़लाँ आ रहे हैं, नए चीफ़ आ रहे हैं, फ़ैसला हो गया है, फ़लाँ मीटिंग हो गई है और हम चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन हर दफ़ा क्या हुआ कि चीज़ों को मज़ीद ख़राब किया गया। और इस वीलॉग के शुरू में भी मैंने आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ सारा कुछ जनरल साहब की तकरीर के हवाले से जो कुछ बताया है, उससे आपको पता चलेगा कि डायरेक्शन इनकी मसलसल चीज़ों को ख़राब करने की है। किसी भी स्टेप एंड स्टेज के ऊपर जनरल साहिबान वो इक़दामात उठा ही नहीं रहे जिससे कि एतमाद की एक ट्रस्ट की फ़ज़ा जो है उसे बहाल किया जा सके। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान ख़ान को के साथ उनको कोई मीनिंगफुल नेगोशिएशन चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, तो फिर उसमें उनको कोई ऐसे इक़दामात और स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे विजिबल तरीके से एक एतमाद की फ़ज़ा जो है वो बहाल हो सके। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24 या 36 घंटों में नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं जनाब अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि हमारा जो केस था पूरा तोशा खाने का वो गलत बना है। साथ ही फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसका रीट्रायल होना चाहिए। अब यहाँ पर बेसिकली देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम आमिर साहब जो हैं, आमिर फ़ारूक साहब और उनके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, वो इसको रीट्रायल के लिए वापस भेजते हैं या वो इसको मेरिट में फ़ैसला करके तोशा खाना केस नंबर 1 जो है उसे ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह तोशा खाना 2 में भी कुछ नहीं है, अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में भी कुछ नहीं है, सेनेटर एजाज़ को जो आपने रखा हुआ है, उमर सरफराज चीमा को जो रखा हुआ है, जो आपने डॉक्टर इसे कहते हैं यास्मीन राशिद को रखा हुआ है, और भी बहुत से लोगों को रखा, उनको छोड़ दें आप। ये वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इसी तरह जो ट्विटर पे आपका क्रैकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, ये जो VPN की न्यूसेंस आप कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से पीछे हटें, इसमें भी आप डिले कर दें, 30 नवंबर को 30 दिसंबर पे ले जाएं। दूसरी तरफ से आपका मुतालबा ये हो सकता है कि हम पे डायरेक्ट अटैक्स ना किए जाएं, हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन ना की जाए, जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें अपना इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकेगी वो करेगी। अब मैं आता हूँ इस इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ है। हर वीलॉग के अंदर मैं अब इसके बारे में कोई ना कोई चीज़ आपसे शेयर करूँगा विद द रिक्वेस्ट कि आप में से जो पाकिस्तानी, अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर, यूरोपियन और ब्रिटिश हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर के पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखना शुरू कर दें। बिकॉज एक डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज जो है वो साउथ एशिया में सेट हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके उसकी डायरेक्शन सेट कर दी है। ये डायरेक्शन अब किसी जंग की तरफ नहीं जाती है, ये डायरेक्शन जाती है इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ, ये डायरेक्शन जाती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तरफ, ये जाती है जियो स्ट्रेटेजिक डायलॉग की तरफ। और इस जियो स्ट्रेटेजिक डायलॉग में बड़ा ज़रूरी है कि जनरल साहिबान जो हमें एंटी इंडिया, एंटी हिंदू करके, कि हमें डरा के, ब्लैकमेल करके हमारे बिहाफ के ऊपर खुद से नेगोशिएशन करना चाहते हैं ताकि ये अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें और हिंदुस्तान के साथ दोस्ती भी हो जाए। हमने एक अवेयरनेस पैदा करनी है ताकि हमें हिंदुस्तान की, इंडियन यूनियन से पाकिस्तान के लोगों को एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग डील मिल सके। आई एम ए ग्रेट इंडोफाइल, आई एम ऑल आउट फॉर दिस डायलॉग, लेकिन हमें आंखें खुली रख के ये डायलॉग करना है। अच्छा, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे में, हो तो कई दिनों से रही है, कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB में और इंडिया के जो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल है BCCI, उनके दरमियान में एक नया हाइब्रिड मॉडल इमर्ज कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। वो हाइब्रिड मॉडल क्या है? वो हाइब्रिड मॉडल यह है कि PCB ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्रपोजल दिया है कि जनाब चलें आप मैचेस को डिवाइड कर लें, आप एक कम अज़ कम मैच जो है इनिशियल पाकिस्तान में खेला जाए, लाहौर में खेल लें उसको कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसके बाद सेमीफाइनल्स जो हैं वो आप खेल लें UAE में, बाकी मैचेस खेल लें मुत्तहिदा अरब अमारात में चैंपियंस ट्रॉफी के। ये प्रपोजल उन्होंने दिया है जिसको कि BCCI देख रही है, और अगर हिंदुस्तान की टीम सेमीफाइनल में कामयाब होती है तो फिर फाइनल आप जो है वो पाकिस्तान में कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल लें। अब पता नहीं इससे BCCI एग्री करती है, लेकिन अपेरेंटली BCCI ने कुछ इंटरेस्ट ज़रूर शो किया है इस प्रपोजल के अंदर जो PCB की तरफ से गया है। इससे पता आपको क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि एक लार्जर इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है जिसके लिए क्रिकेट डिप्लोमेसी को, चैंपियंस ट्रॉफी को एक स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे समझे, एक तरह से
ट्रैक 2 किस्म की यहाँ पर एक डिप्लोमेसी होती है, एक डायरेक्शन जो है वो सेट हो गई है। इसको समझने की कोशिश करें, इसे खाली क्रिकेट ना समझे, इसे देखें। हर दिन मैं आपको इंडिया के हवाले से कोई ना कोई डेवलपमेंट दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें। यही डायरेक्शन है, द फ्यूचर ऑफ डायरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल चेंज इन साउथ एशिया। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।